Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 27 January 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हों. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंडिया फ्रांस डिफेंस टाइज टेक अ बिगर लीप. ओके, सो आप सभी को यहाँ पर पता है कि रिपब्लिक डे में हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, यहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट. ओके, सो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया फ्रांस डिफेंस टाइज टेक अ बिगर लीप. अब इस मीटिंग के चलते यहाँ पर ये सारी जो चीजें हुई हैं. सो डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप अमंग द की एग्रीमेंट साइन इट इन्विजाज फ्यूचर कोलैबोरेशन इन को डिजाइन को डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर. तो अभी यहाँ पर अनाउंस हुआ है कि इंडिया और फ्रांस ने क्या किया है, एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप को यहाँ पर अनाउंस किया है, जिसमें मेनली जो डिफेंस प्रोडक्शन है यहाँ पे फ्यूचर कोलैबोरेशन की बात की गई है, को डिजाइन एंड को डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर. यहाँ पे जितने भी मिलिट्री हार्डवेयर हैं, आपका जो स्पेस कॉर्पोरेशन है यहाँ पर एग्रीमेंट हुए हैं. उसके साथ साथ यहाँ पर जितनी भी पैरिटी है लाई गई है यूएस डिफेंस प्रोडक्शन के साथ, सारी जो फाइनलाइज हुई हैं चीज़ें, तो इसमें यहाँ पे पैरिटी लाई गई है. उसके साथ साथ यहाँ पर जो स्पेस है, स्पेस सिचुएशनल आपका अवेयरनेस प्रोग्राम है, इस पर कोलैबोरेशन किया गया है. उसके साथ साथ एनर्जी, डिजिटल हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इन सारे सेक्टर्स पर भी पार्टनरशिप और एग्रीमेंट्स हमारे साइन हुए हैं. तो ये हमारा मतलब एक न्यू स्टेप है कि इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशन है एक बिगर लीप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज, ये आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट निकल कर आ जाता है. आप इसे प्रीलिम्स का फैक्ट यहाँ पर कर सकते हैं और कहीं भी आप मतलब इसको एक छोटा सा आपका ये फैक्ट की तरह काम करता है. सो ये आर्टिकल क्या कह रहा है, रेयर गोल्डन टाइगर स्नैप्ड इन काजीरंगा. अब इस टाइगर की आप पिक्चर देखेंगे पहले तो आपको थोड़ा समझ में आएगा. ये आपको थोड़ा गोल्डन दिख रहा होगा. गोल्डन क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि अगर हम देखें कि क्या ये अलग स्पीशीज है, नो, ये कोई भी अलग स्पीशीज नहीं है टाइगर की, ये टाइगर ही है. बस इसमें थोड़ा सा क्या हुआ है, जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है. इसके जीन्स में क्या हो गया है, नॉर्मली थोड़ा सा चेंज हो गया है, जिसके कारण ये हमें इस तरीके से दिखाई देता है. टाइगर्स की बात करते हैं. टाइगर में मेनली यहाँ पर 3 कलर होते हैं. अगर हम बात करें तो बेसिकली इन टाइगर्स देयर आर 3 कलर्स. कौन कौन से, ब्लैक, ऑरेंज, यहाँ पर दूसरा ऑरेंज होता है, थर्ड होता है व्हाइट. बट ये जो गोल्डन टाइगर जिसे हम इसका नाम दे रहे हैं, तो इसमें जो ये ब्लैक कलर होता है ना, थोड़ा सा वो फेडेड होता है, वो हमें बहुत कम दिखाई देता है, या फिर थोड़ा सा इसमें कम होता है. कम मतलब हम कह सकते हैं इनकी जो ब्लैक वाली स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही होंगी कितनी फेडेड है और कम है. और ऑरेंज कलर भी इनका क्या होता है, थोड़ा फेडेड होता है, जिसके कारण ये हमें इस तरीके से गोल्डन दिखाई देते हैं. तो अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ पर जो फोटोग्राफर थे उन्होंने इस टाइगर को यहाँ पे स्नैप किया है, मतलब कि देखा और उनकी पिक्चर को यहाँ पर पब्लिश किया है. तो मेनली अभी ये टाइगर्स कहाँ पाए जा रहे हैं, आपके काजीरंगा नेशनल पार्क. काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आप सभी को पता होगा, आसाम में. काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी जो बिग स्पीशीज है वो पाई जाती हैं, जिसके कारण काजीरंगा नेशनल पार्क आपका यहाँ पर फेमस है. काजीरंगा नेशनल पार्क कई बार न्यूज में रह चुका है. सो ये पार्क जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी स्पीशीज काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज, Union government makes it clear that Aadhaar card no proof of citizenship and birth date. एक्चुअली यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हम कह सकते हैं कि कई बार हर जगह हमने कुछ कुछ जगह पर ये देखा कि जो लोग थे वो आधार कार्ड को क्या कर रहे थे, अपना सिटीजनशिप का प्रूफ दे रहे थे. मतलब कि हम इंडियन सिटीजन हैं तो इसका प्रूफ क्या है, आप हमारा आधार कार्ड दे सकते हैं. अगर आपको अपना बर्थ डेट है ना, जैसे कि अब आप सभी ने देखा होगा, हम कहीं भी जाते हैं अपना बर्थ डेट चेक करवाना होता है, तो उसके लिए हम पहले क्या करते थे, पहले तो अगर पहले की बात करें तो हमारा 10th का जो मार्कशीट होता था वो लगता था बर्थ डेट को कंफर्म करने के लिए, है ना. उसके बाद आज के टाइम पर तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आने लगा है, इसलिए बर्थ डेट को यहाँ पर देखने के लिए हम क्या करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट का यूज करते हैं. लेकिन आप आधार कार्ड का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं फॉर द सिटीजनशिप एंड बर्थ डेट प्रूफ. यहाँ पर अपना बर्थ डेट को प्रूव करने के लिए और अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए यू कांट यूज योर आधार कार्ड.
आधार कार्ड क्या है आपका, एक एड्रेस प्रूफ है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि व्हाट इज आधार कार्ड। आधार कार्ड ये यहाँ पर 12 नंबर, मतलब आपका 12 डिजिट होते हैं इसमें टोटल, आप सभी को ये पता होगा। इसमें 12 डिजिट्स होते हैं और ये क्या है आपका बर्थ प्रूफ नहीं है, ना ही आपका ये सिटीजनशिप का प्रूफ है। इट इज अ एड्रेस प्रूफ। इसमें आपका एड्रेस होता है और ये एड्रेस प्रूफ है। तो अभी यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि आधार कार्ड को आप सिटीजनशिप की तरह और बर्थ डेट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आधार कार्ड, यहाँ पर हम बात करते हैं, आधार कार्ड हैज नेवर बीन प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एज अ फॉरेन नेशनल्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू ऑब्टेन वन इफ दे हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 180 डेज। अब यहाँ पर आप सिटीजनशिप की अगर हम बात करते हैं कि अगर आप आधार कार्ड को एज अ सिटीजनशिप यूज करते हैं तो इट इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि अगर कोई फॉरेन नेशनल है, कोई नेपाल से आ रहा है, कोई यूएस से आ रहा है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई चाइना से आया है, वो इंडिया में 180 दिन रहा, फॉर एग्जाम्पल उसका कोई काम है, काम करना चाहता है, उसका काम 180 दिन में नहीं हुआ, वो 200 दिन रह गया यहाँ पर इंडिया में, तो वो भी क्या कर सकता है, आधार के लिए अप्लाई कर सकता है और उसका भी आधार बन सकता है। तो आधार कार्ड क्या है आपका एक एड्रेस प्रूफ है, ना कि सिटीजनशिप है ना, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप ये नहीं है। आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए अब हम आधार के बारे में थोड़ी और चीजें देख लेते हैं। सो आधार क्या है आपका, UIDAI, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। इट इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। आपका 12 जुलाई 2016 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, Initially, the UIDAI was set up by the Government of India in January 9 as an attached office under the aegis of the Planning Commission. तो पहले इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने 2009 में इसको सेटअप किया था प्लानिंग कमीशन के अंडर। उसके बाद इसमें उन्होंने मैंडेट किया था कि हम क्या करेंगे, एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेकर आएंगे, जिसे हम टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, सो उनके लिए हम क्या लेकर आएंगे, एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेकर आएंगे, उनको असाइन किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बात चल रही, क्योंकि देखिए आधार आपका न्यूज में क्यों है, आधार न्यूज में, ये पहली बात तो इसलिए है कि अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये जो आधार है, हम इसको एक सिंगल आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, कि मतलब आप चाहे यूपी में रहते हो या फिर आप आंध्र प्रदेश में रहते हो या फिर आप बंगाल में रहते हो, कहीं भी रहते हो, राजस्थान में रहते हो, तो आप क्या कर सके, अपने आधार कार्ड का यूज करके जो भी आपकी चीजें हैं आप मतलब उसको आप एक्सेस कर सके। तो हम वन नेशन के लिए, जैसे कि वन नेशन वन कार्ड की तरह होता है, इसको हम इस तरीके से बनाना चाहते हैं। लेकिन इसमें मेन कंसर्न कौन सा आ रहा है आपका, सिक्योरिटी का कंसर्न आ रहा है और प्राइवेसी वाला यहाँ पर कंसर्न आ रहा है। तो मतलब अभी तक हमारा मेन रीजन ये था, इसलिए आपका ये न्यूज में था कि आधार को हम ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जिसको आप लेकर जा सकते हैं कहीं पर भी और कुछ भी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं अपनी, मतलब की जो भी आपकी पर्सनल चीजें हैं। ओके, सो आधार कार्ड इज अ 12 डिजिट यूनिक नंबर इशू बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपकी जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस नंबर को इशू किया जाता है। इसमें आपका पूरा बायोमेट्रिक होता है, सच एज फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, है ना, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है आपकी, जो भी सारे एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें आपकी इस कार्ड में होती हैं। तो आधार कार्ड सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड वैलिड एनीवेयर इन इंडिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज। तो आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए हम आधार कार्ड का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए एडिटोरियल सेक्शन में ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो हमारे वैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ये आर्टिकल आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं। आज कौन सी तारीख है, 27 जनवरी 2024, और रशिया यूक्रेन का जो वॉर है अब तक ये कंटिन्यू है ना। फरवरी 2022 में आपका ये स्टार्ट हुआ था, आप सभी को पता है। ये 2 साल होने वाला है इस वॉर को, और अभी भी क्या है आपका ये कंटिन्यू वॉर चल रहा है। सो हियर यू विल सी कि द क्रैश ऑफ रशियन plan with the Ukrainian prisoners of war on board has again shows how delicate the situation between the two countries that have been at war since February 2022 is. तो यहाँ पर रशिया की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपका कौन सा आ जाता है, यूक्रेन की बात करते हैं। देखिए इस आर्टिकल में वैसे तो अभी एक्चुअली हुआ ये है कि जो रशियन प्लेन था आपका और यूक्रेनियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर का जो बोर्ड था, ये एक दूसरे से आपस में क्रैश हो गया है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिसके कारण 65 जो यूक्रेनियन सोल्जर्स थे उनके यहाँ पर डेथ हो गई है और ये सारी चीजें कही जाए। तो रशिया ने कहा कि ये जो प्लान क्रैश हुआ है इसमें यूक्रेन का हाथ है, इस तरीके से ये सारी चीजें बातचीत यहाँ पर चल रही है। तो इसमें हमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। अब हम बात करते हैं रशिया यूक्रेन की। वॉर कब स्टार्ट हुआ आपका, 2022 से यहाँ पर हुआ।
2022 से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ। ये जो कंट्री मतलब रेड मार्क आपको दिख रहा है ना, ये इतनी जो टेरिटरी है वो रशिया के द्वारा क्या की जाती है, आपकी क्लेम की जाती है कि ये क्या है, रशिया का पार्ट है। अब यहाँ पर कुछ पार्ट इसी तरीके से यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है। अब आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा कि ये वॉर रुक क्यों नहीं रहा है। देखिए, यूक्रेन तो एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर जो आपका पूरा एंटायर वेस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, आपका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। आपका जो नेटो है, नेटो भी क्या कर रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है ना। आप लोग को ये भी याद रखना है कि यूक्रेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो, यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो, यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। बट जितने भी नेटो मेंबर्स हैं, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, एक तरीके से यूक्रेन के साथ, यूक्रेन का यहाँ पर साथ दे रही हैं और रशिया के साथ यहाँ पे एक प्रॉक्सी वॉर की तरह है। वो डायरेक्टली क्या कर रही है, रशिया से यहाँ पे इंगेज नहीं है वॉर में, बट इनडायरेक्टली दे आर इन अ प्रॉक्सी वॉर, एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है। अब आप सभी को ये भी देखना होगा कि वेस्ट यहाँ पे डायरेक्टली क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है पूरा वो वेस्ट से मिल रहा है क्या, लेकिन ये जो सपोर्ट मिलने के बाद भी क्या ये वॉर रुक गया है आपका, नहीं रुका है। तो अगर वो डायरेक्टली इंगेज भी होते हैं तो यहाँ पर क्या गारंटी है कि ये वॉर जल्दी रुक जाएगा, आपका ये जो कॉन्फ्लिक्ट आपका हो रहा है ये यहाँ पर रुक जाएगा। तो अभी ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। इवन आपने यहाँ पर देखा होगा यूएस का भी जो इंगेजमेंट है, अब एक तरीके से हमने देखा कि इजराइल गाजा में भी चल रहा है। इजराइल गाजा में अगर यूएस अपने आप को इंगेज कर लेता है, रशिया यूक्रेन यहाँ पर अपने आप को इंगेज करता है, तो फिर एक जो सेक्टर है इंडियन पैसिफिक ओशन, वहां पर फिर उसका जो यूएस का इंगेजमेंट है वो कम हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये भी कहा जा रहा है कि यूएस में अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर नवंबर में मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत कर आता हूं तो ये जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है ये आपका 2-3 महीने में ही मैं क्या करवा दूंगा, पूरा खत्म करवा दूंगा। ओके, देखिए आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इफ डोनाल्ड ट्रंप द यूएस रिपब्लिकन लीडर इज री इलेक्टेड इन नवंबर ही हैज वॉक टू द एंड ऑफ वॉर इन डेज। उन्होंने ये कहा है कि मैं कुछ दिनों में ही ये जो वॉर है उसको रोक सकता हूं। So Ukraine could come under heavy pressure. The war cannot be sustained without uninterrupted support from US and its NATO partner. अब आप सभी को ये भी पता है कि जब तक US और NATO के जितने भी मेंबर्स हैं यूक्रेन का सपोर्ट नहीं करेंगे तो यूक्रेन इस वॉर को, इसको टाइम नहीं लगेगा कि वो मतलब कि 2 दिन में ही इस वॉर को ये रुक जाए, है ना, कि ये वॉर जल्दी मतलब आपकी रुक सकती है कि अगर नेटो और इसके यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं, अलाइज हैं, वो इसका सपोर्ट यूक्रेन का ना करें। तो इसमें आप देखिए, आप हमारे लिए क्या आ जाता है, नेटो आ जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है आपका जो लोकेशन बेस्ड है यूक्रेन है, इसकी बॉर्डर किस किस के साथ लग रही है, यहाँ पे ब्लैक सी के साथ भी लग रही है, रशिया के साथ, बेलारूस हो गया, यहाँ पे पोलैंड हो गया एंड रोमानिया। ओके, यहाँ पर ब्लैक सी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ब्लैक सी की बॉर्डर कितनी कंट्रीज के साथ यहाँ पर लगती हैं। अब नेटो के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो नेटो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है आपका। ये वॉशिंगटन ट्रीटी हुई थी, उसके तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। इट वॉज साइंड ऑन 4th of April 1949 को उसको साइन किया गया था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, ब्रुसेल बेल्जियम में है। ओके, अब हम बात करते हैं आफ्टर यहाँ पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, जितने भी यूरोपियन नेशंस थे उनकी जो इकोनॉमीज थी, सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम थी, उसको रीबिल्ड करने में वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, एक हम अलायंस की तरह यहाँ पर अपने आप को अलायंस बना लेते हैं जिसमें हम एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब नेटो में एक्चुअली इनका ये है कि अगर किसी भी एक मेंबर के ऊपर अटैक होता है, नेटो में जितने भी मेंबर हैं, तो अगर किसी एक मेंबर के ऊपर भी अटैक होता है, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी इसमें 10 अदर मेंबर्स हैं उनके ऊपर वो अटैक माना जाता है। और यहाँ पर जितने भी 10 मेंबर्स हैं, अगर इसके ऊपर अटैक हुआ है, ये ए पर्सन के ऊपर, इस पार्टी के ऊपर अटैक हुआ है, तो सभी जो नेशंस हैं वो एक तरीके से वॉर में यहाँ पर आ जाती हैं कि आपने इस पर अटैक किया, इट मीन्स आपने हम पर अटैक किया है, तो हम भी क्या है, इस वॉर में आपका साथ देंगे। इंडिया के ऊपर भी यहाँ पर कहा जा रहा था कि इंडिया नेटो को यहाँ पर ज्वाइन कर ले, बट इंडिया ने नेटो को ज्वाइन नहीं किया है। देखिए, अगर इंडिया नेटो को ज्वाइन करता है तो इंडिया की हम बात करते हैं, जो हमारा एक स्टैंड है जिसकी हम बात करते हैं कि ना तो हम इसकी तरफ है ना ही हम इसकी तरफ हैं, है ना। हमारा जो ये नॉन अलाइनमेंट वाला स्टैंड है ये आपका यहाँ पर क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। और अगर हम नेटो को ज्वाइन करते हैं तो रशिया के साथ जो हमारे इतने अच्छे रिलेशन है, इतने पुराने रिलेशन है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, है ना। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ हमें नुकसान भी हैं। तो हमने अभी नुकसान की बात कर ली, हमने लॉस क्या होगा, डिसएडवांटेज हमारे लिए क्या है। अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो एडवांटेज में क्या हो जाएगा, पूरा जो सपोर्ट है हमें यूएस का वो मिलेगा। अगर कभी हम
चाइना के साथ यहाँ पर वॉर में आते हैं, तो अगर हम नेटो के मेंबर बन जाते हैं, देखिए अभी हम नेटो के मेंबर नहीं हैं, बट अगर इंडिया इन फ्यूचर आगे कभी बन जाता है, ऐसा तो हमें लगता नहीं कि होगा, बट अगर बन जाता है और अगर हम चाइना के साथ कंफ्लिक्ट में आते हैं, तो जितने भी नेटो के मेंबर्स हैं वो पूरा हमारा क्या करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये इनकी क्या है, पॉलिसी है नेटो की। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। टोटल आप इसमें देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर 12 कंट्रीज थी पहले स्टार्टिंग में, फिर अब यहाँ पर 30 हो चुकी हैं, और ये नंबर अभी भी बढ़ता जा रहा है। हाल ही फिलहाल में फिनलैंड ने भी क्या किया है, नेटो को यहाँ पर ज्वाइन किया है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन परेड ग्राउंड एंड स्काईज अबव विमेन मार्चर्स पायलट स्टील शो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कल क्या था आपका 26 ऑफ जैन रिपब्लिक डे हमारा था, और इसमें यहाँ पर आप सभी ने देखा था ऑन दिस ओकेजन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन डिस्प्लेड विमेन पावर। इस बार के रिपब्लिक डे में हमने विमेन पावर को क्या किया है, डिस्प्ले किया गया था सेलिब्रेशन में। मेजर सौम्या शुक्ला अनफ्लर्ड द नेशनल फ्लैग। यहाँ पर जो मेजर शुक्ला शर्मा थी उन्होंने नेशनल फ्लैग को अनफ्लर्ड किया। इसमें टोटल 112 विमेन आर्टिस्ट थे जिन्होंने स्किलफुली जो फोक आर्ट से, ट्राइबल परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट से उनको यहाँ पे प्ले किया, उसका यहाँ पे शोकेस किया। और जितने भी यहाँ पर ट्राई सर्विस कंटिजेंट थी, तो फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंडियन वुमेन, मतलब आपकी जो हम हिंदी में हम अगर बोले जो थल सेना होती है, आपकी वायु सेना होती है और जल सेना होती है, थल जल वायु, अगर हम हिंदी में इंग्लिश में बोले आर्मी, नेवी और आपकी जो एयरफोर्स है, जिसमें जितने भी आपकी विमेन ट्राई सर्विस में कंटिजेंट में जितनी भी आपकी विमेन थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया है, आपका मार्च किया है। तो इस बार रिपब्लिक डे में यहाँ पर जो प्रॉपर जो आपकी विमेन है ना, उनका यहाँ पर क्या हुआ, प्रदर्शन हुआ है, विमेन पावर को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। सो ये इंडिया के लिए बहुत ही हम कह सकते हैं अचीवमेंट वाली बात है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एक जो कर्तव्य पथ जो हमारी बात करते हैं, हम किसकी, विकसित भारत की बात करते हैं, भारत लोकतंत्र की मातृका, जिसमें हम इंडिया को हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से बात करते हैं, कहते हैं। तो ये क्या करता है, इन सारी चीज़ों को हमारी जो पूरी परेड थी, इस बार की परेड पर इन सारे थीम्स पर क्या किया गया है, आपका प्रदर्शन हुआ है, ये सारी चीज़ों पर डिस्प्ले किया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर ये हमारे लिए सबसे बड़ी मतलब कि बहुत प्राइड वाली बात है कि जितनी भी हमारी ऑल ट्राई सर्विस कंटिजेंट थे, फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने कर्तव्य पथ पर ऑन अ रिपब्लिक डे यहाँ पे मार्चिंग की है। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज 6 वर्कर्स किल्ड इन फायर इनसाइड नागालैंड रेड होल कोल माइन। अब यहाँ पर क्या हुआ है, नागालैंड में जो आपका रेड होल कोल माइन होता है, आग लगने के कारण वहां पर जो 6 वर्कर्स थे उनकी जान जाती है, और 4 वर्कर्स अभी भी क्या है, सीरियसली इंजर्ड है। अभी आपकी रेड होल जो आपकी माइनिंग है वो क्या है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। कुछ दिनों पहले ये भी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पर जो 40 जो वर्कर्स थे वो ट्रैप हो गए थे एक टनल में, आप सभी को पता होगा, और उस टनल से निकालने के लिए हमने इसी मेथड का क्या था, रेड होल जो माइनिंग है, इसी मेथड का यूज करके जितने भी 41 वर्कर्स थे उनको वहां से रेस्क्यू किया था। तो रेड होल माइनिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो रेड होल माइनिंग इज अ मेथड ऑफ मैनुअल ड्रिलिंग कॉमन इन मेघालय। मेनली ये जो मैनुअल ड्रिलिंग इसमें की जाती है, इसमें मेनली जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही पतला सा नैरो पिट बनाते हैं जिसमें सिर्फ एक पर्सन क्या कर सकता है, अंदर जा सकता है। ये इस तरीके से होता है, बहुत ही पतला सा होता है। मेनली इसमें क्या होता है, आपका रेड होल इसको जो आपका कोल होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। लेकिन ये जो मेथड है बहुत ही ज्यादा हजार्डस है, और इसको बहुत सारी कंट्रीज में ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स और इसका एनवायरमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए इसको यहाँ पर इलीगल किया गया है। Red hole mining has faced criticism for its hazardous condition, environmental damage and accidents leading to injuries and fatalities. इसके कारण बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं। अब जैसे क्या हुआ, किस तरीके के एक्सीडेंट होंगे, ये आपका प्लेन एरिया है, आपने यहाँ पे क्या कर दी, रेड होल माइनिंग कर दी। जैसे कि हमने यहाँ पे की माइनिंग की और ये आपका इस तरीके से माइनिंग कर दी, लेकिन आपने इसको माइनिंग करके छोड़ देते हैं, क्या आपने उस गड्ढे को फिल किया, नहीं किया। अब क्या होता है, बारिश हुई बहुत तेज या कुछ भी ऐसी चीजें हुई, तो ये क्या होने लगता है, धीरे धीरे धंसने लगता है, चीजें क्या होने लगती हैं, यहाँ पर धंसने लगती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा आपका इन्वायरमेंटल डैमेज होता है और यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, उन्होंने भी इस प्रैक्टिस को 2024 में बैन कर दिया था, लेकिन फिर 2015 में ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इस बैन को रिटेन भी किया था। ओके, अदर मेथड सच एज वर्टिकल ड्रिलिंग ऑगर माइनिंग वर आल्सो एम्प्लॉयड इन द रेस्क्यू ऑपरेशंस, हाईलाइटेड द डाइवर्स टेक्निक्स यूज्ड
टू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो इसमें देखिए इस माइनिंग में और भी चीज़ों को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा इशू आ जाता है किसका, इलीगल माइनिंग का। इलीगल माइनिंग भी क्या हो रहा है, जैसे कि आपके कुछ डिपॉजिट्स होते हैं आयरन ओर, कोल, बॉक्साइट, मैग्नीज, तो ये इंडिया में रिच मिनरल्स हैं और कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर हम देखते हैं कि इनकी इलीगल माइनिंग भी होती है। तो इलीगल माइनिंग क्या होता है, जैसे कि कोई भी मिनरल्स ओल्स हैं, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेस हैं, है ना, आप उसको विदाउट परमिशन, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उसका अप्रूवल नहीं दिया है, उसका लाइसेंस नहीं दिया है, आपको परमिशन नहीं दी है, बट स्टिल आप क्या कर रहे हैं, उसकी माइनिंग कर रहे हैं, सो इट इज इलीगल माइनिंग। इसके इशू बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है, ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा हजार्डस होता है, और ये हमारे इन्वायरमेंट को भी क्या करता है, डिग्रेडेशन यहाँ पर लीड करता है। सो इलीगल माइनिंग को हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आ सकते हैं। कंटिन्यूसली यहाँ पे जो मॉनिटरिंग है, सर्विलेंस है, इसको यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है इसका यूज करके हमें यहाँ पर मॉनिटर और सर्विलेंस रखना होगा। हम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, हम एक अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम लेकर आ सकते हैं, हम यहाँ पर सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारी इलीगल माइनिंग की डिमांड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपकी रिड्यूस हो जाएगी। सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। सो आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल और न्यूज थे, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने डिस्कस कर ली। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।